वेलकम फ्यूचर स्कॉलर्स। आज हम टारगेट करने वाले हैं सीएसआई नेट लाइफ साइंस का एक और स्कोरिंग और कॉन्सेप्चुअल पिलर, यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी यानी कि जेनेटिक्स। मैं आपका मेंटर पीयूष लक्ष्कार और आज आप जेनेटिक्स के सारे हाई यील्ड कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। आज हम क्लासिकल मेंडेलियन जेनेटिक्स से लेकर मॉलिक्यूलर मैपिंग तक सब कुछ सिंगल शॉट सीरीज में देखेंगे। तो अपने दिमाग को ओपन रखिए और नोट्स बनाते चलिए। सबसे पहले देखते हैं हमारे मास्टर सिलेबस का ओवरव्यू। जेनेटिक का सिलेबस लंबा ज़रूर है पर हाईली स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले हम देखेंगे मेंडेलियन प्रिंसिपल, उसके बाद जाएंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन एंड देन एक्सटेंशंस, देन हम बात करेंगे जीन मैपिंग के बारे में और फिर हम बात करेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल्स, माइटोकॉन्ड्रियल्स एंड इनहेरिटेंस के बारे में। फिर हम बात करेंगे माइक्रोबियल जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, म्यूटेशन एंड अल्टरेशन एंड लास्ट में हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हमारे सेक्शन ए मेंडेलियन प्रिंसिपल से। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल की बात करें तो इसका फंडामेंटल रूल यह है कि एक हेरिटेबल कैरेक्टर्स के दोनों अलील्स गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एक दूसरे से सेपरेट यानी कि सेग्रीगेट होते हैं और अलग अलग गैमेट्स में जाते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। साइटोप्लाज्मिक बेसिस पे देखा जाए तो सेल डिवीजन में ये कहाँ दिखता है? ये मियोसिस के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेपरेशन पर होता है। अब बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बारे में। जब हम सिंगल ट्रेड्स को स्टडी करते हैं तो F1 जनरेशन में हमें 3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है और 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो हमें मिलता है। यह है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बात करते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। अगर आपको किसी डोमिनेंट फिनोटाइप का एग्जैक्ट जीनोटाइप पता करना हो तो हम उसे एक होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्रॉस करवाते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस है तो रेशियो एग्जैक्टली 1:1 होगा। अब आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर। इसका प्रिंसिपल कुछ इस तरह से है कि इस लॉ के मुताबिक एक पेयर्स के अलील दूसरे पेयर्स के अलील से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं जब गैमेट्स बनते हैं तब। अब बात करते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। ये रूल सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब दोनों जीन्स अलग अलग यानी कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर हो या फिर एक ही क्रोमोसोम पर इतने दूर हो कि उनमें कंप्लीटली क्रॉसिंग ओवर हो जाए, यानी जीन अनलिंक्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं साइटोलॉजिकल बेसिस। इसका बेस है मियोसिस के मेटाफेज वन में मेटाफेज प्लेट पर होमोलोगस पेयर्स का रैंडमली ओरिएंटेशन होना। अब बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इस इंडिपेंडेंट सेग्रीमेंट का रिजल्ट हमें डायहाइब्रिड क्रॉस में दिखता है जहां F2 फिनोटाइप का रेशो हमेशा मिलता है 9:3 3:1। और अब आते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे बड़े ट्रैप पर, CSI नेट एग्जाम ट्रैप ए। एग्जाम में हम एग्जामिनर आपको ट्राई हाइब्रिड या टेट्रा हाइब्रिड क्रॉसेस देकर टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी मैसिव पुनेट स्क्वायर ड्रॉ नहीं करना है। हमें फोरकेड लाइन मेथड का और डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का यूज करना है। बात करते हैं प्रोडक्ट रूल कर, तो जब प्रोबेबिलिटी में पूछा जाए कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के साथ हो रहे हो तो हम उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सम रूल, जब मैचुरली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो तो हम उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं, याद रखना। अब एग्जाम्पल ट्रैप्स की बात करें तो मान लीजिए कि CSIR में क्वेश्चन आया कि AA BBCC और
AABBCC, यहाँ पे एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, इस तरह का क्रॉस दिया गया है। और प्रोजिनी में स्मॉल डबल ए, स्मॉल डबल बी और स्मॉल डबल सी की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसे सिंपली आइडेंटिफाई करते हैं। अब पहले बात करते हैं कि ये जो पहला स्मॉल ए और स्मॉल ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की, तो वो होगी 1/4। किस तरह, तो ये है हमारे पास, इसका क्रॉस होगा तो रिजल्ट हमारे को मिलेगा राइट। तो अब इसके आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली हो गई 1/4, क्योंकि हमारे पास 4 रिजल्ट्स है और इसकी प्रोबेबिलिटी खाली पूछी है तो ये 1/4। अगर हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए की पूछी होती तो 1/2 होती, और दोनों कैपिटल ए की पूछते तो वो भी 1/4 ही होती। तो सभी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड करनी है। स्मॉल ए की 1/4 है, उसी तरह डबल स्मॉल बी की भी 1/4 होगी, और उसी तरह डबल स्मॉल सी की भी 1/4 ही होगी, और इसके कैलकुलेशन पर आंसर आएगा 1/64। इस तरह से आपको आंसर्स निकालने हैं बिना पुनेट स्क्वायर बनाए। आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा, और आपके में आंसर्स आने से आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। अब समझते हैं सेक्शन बी पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन। सबसे पहले समझते हैं मल्टीपल अलील्स और सूडो अलील्स के डिफरेंस के बारे में। मल्टीपल अलील्स की बात करें तो एक पॉपुलेशन में एक जीन के 2 से ज्यादा अलील हो सकते हैं, पर ध्यान रखना एक नॉर्मल डिप्लॉयड इंडिविजुअल हमेशा सिर्फ 2 ही अलील कैरी करेगा। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है, जिसके 3 अलील्स है, IA, IB और स्मॉल आई। अगर एग्जाम में पॉसिबल जीनोटाइप्स निकालने का फॉर्मूला पूछे तो यूज करना n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 2, जहां पर n इजिकल्स टू क्या है, नंबर ऑफ अलील। ये फॉर्मूला इस तरह से है, डिवाइड बाय 2। अब बात करते हैं सूडो एलील्स के बारे में। ये आपस में स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट होते हैं पर फंक्शनली रिलेटेड होते हैं, और क्रोमोसोम पर एक दूसरे से के इतने पास होते हैं कि ज्यादातर एक साथ इनहेरिटेंट होते हैं। इनमें क्रॉसिंग ओवर बहुत रेयर होती है, पर जब होती है तो तब तो यानी प्रूव करती है कि ये डिस्टिंक्ट म्यूटेबल साइट्स है। अब बात करते हैं बहुत ही क्रूशियल टॉपिक की, यानी कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, जिसे सिस ट्रांस टेस्ट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट का लास्ट ईयर दिसंबर 2026 में 4 मार्क्स में आया था। इसका एक टेबल पूछा जाता है और हमें इसका आंसर फाइंड करना होता है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, बहुत इजी है। एक बार आपको अगर समझ आ गया तो ये 4 मार्क्स फ्री के हो जाते हैं। बात करें पर्पस की, तो जब हमारे पास सेम फिनोटाइप वाली 2 रेसेसिव म्यूटेशन होती है तो ये टेस्ट हमें बताता है कि क्या वो दोनों म्यूटेशन एक ही जीन पे है या वो अलग अलग जीन पर है। अब इसके बेसिस पे बात करते हैं डिफरेंट जीन्स। अगर दोनों म्यूटेशन अलग अलग जीन्स पे है तो क्रॉस करने पर वाइल्ड टाइप फिनोटाइप वापस आ जाएगा, यानी रिस्टोर हो जाएगा। इसका मतलब म्यूटेशन ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर दिया। पर अगर सेम जीन है, अगर म्यूटेशन एक ही जीन में है, तो म्यूटेंट फिनोटाइप ही परसिस्ट रहेगा और कोई कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। यहां से हम सिस्ट्रोन को डिफाइन करते हैं। ये जेनेटिक फंक्शन की वो यूनिट है जो सिर्फ जो इस सिस ट्रांसटेस से डिफाइन होती है, और इसे एक जीन का इक्विवेलेंट माना जाता है। और इस टॉपिक से आते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रैप, CSI नेट एग्जाम ट्रैप बी पर। एग्जामिनर आपको एग्जाम में प्लस माइनस मैट्रिक्स ग्रिड देगा और पूछेगा कि इस पाथवे में टोटल कितने जीन्स यानी कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप्स है। ये सेम क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि 4 मार्क्स में आया था, प्लस माइनस का एक बड़ा सा ग्रिड दे देंगे आपको। दिसंबर 2025 के लाइफ साइंस के पेपर में मिल जाएगा वो क्वेश्चन।
और बहुत ही सिंपली ये सॉल्व हो जाता है। इसको सॉल्व करने का गोल्डन रूल हमेशा क्या याद रखना है, द रूल की बात करें तो जिन म्यूटेशन के बीच क्रॉस करने पर माइनस साइन आए, मतलब वो कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही, वो पक्का सेम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप यानी सेम जीन को बिलोंग करेगी। मेथड की बात करें तो आपको बस उन सारी म्यूटेशन को एक ग्रुप में करना है जो आपस में माइनस शो कर रही हो। आपके पास जितने डिस्टिंक्ट ग्रुप बनेंगे उतने ही जीन्स उस पाथवे में इन्वॉल्व होंगे। ये ग्रिड क्वेश्चन फ्री के मार्क्स होते हैं अगर आपको ये ट्रिक पता है तो। खाली माइनस और प्लस के बेसिस पे आपको ग्रुप का डिवीजन करना होता है, और ग्रुप का डिवीजन करने पर पता चल जाता है कि कितनी ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रही है उस कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप में, और उस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं। इसके बेसिस पे कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये हमेशा 4 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। ये फ्री के मार्क्स है, इसे आपको हमेशा लेना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चंस। अब बात करते हैं सेक्शन सी पर, वो है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल। मेंडल्स के रूल्स से कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको क्लियर करने चाहिए। केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शंस देखे ही है आप सभी ने, मेंडल्स में भी है। एक्सेप्शन कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। चलिए बैक टू द टॉपिक। इनकम्प्लीट कंप्लीमेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं। यहाँ हेट्रोजाइगट्स का फिनोटाइप्स दोनों होमोजाइगट्स के बीच का इंटरमीडिएट होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्नैपड्रैगन फ्लावर में रेड और वाइट का क्रॉस करने पर पिंक फ्लावर बनता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें F2 फिनोटाइप और जीनोटाइप बिल्कुल सेम आ रहा है, और वो है 1 2 1। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस की। यहाँ दोनों अलील हेट्रोजाइगस में फुल्ली और डिस्टिंक्ट एक्सप्रेस होते हैं, कोई मिक्स नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप, जहाँ ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और एम एन ब्लड ग्रुप, इसमें भी F2 एग्जैक्टली 1:1 के रेशियो में ही रहता है। ये दोनों ही एक्सेप्शन है। अब आते हैं एपिस्टेसिस पर, जहां एक जीन दूसरे जीन को एक्सप्रेशन को मार्क्स कर देता है यानी छिपा देता है। इस टेबल को अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट रेशियोज पूछे जाते हैं। इसके बहुत ही सुंदर और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और फ्री के मार्क्स से। कभी 2 मार्क्स में आ जाता है कि किसी एक टाइप का पूछ लेगा कि F2 इसका क्या आएगा, तो ये 2 मार्क्स में आ जाएगा। या फिर मैच द फॉलोइंग में इसको 4 मार्क्स में दे देंगे और मल्टीपल इंटरेक्शन टाइप्स दे देंगे और उसके F2 रेशियोज दे देंगे। आपको खाली मैच द फॉलोइंग में इसको बैठाना है कि किसका क्या होगा। ये सब फ्री के मार्क्स है, जेनेटिक्स में फ्री के मार्क्स है। आपको खाली ये याद रखना है कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, बस। जैसे अब बात कर रहे थे कि नॉन यानी क्लासिकल डाइहाइब्रिड्स की बात करें कि अगर कोई इंटरेक्शन नहीं है तो क्लासिकली 9 3 1 आएगा। ओके, ये जैसे मेंडल के जो पीस में आया था शेप और कलर, वही है सेम टू सेम। फिर बात करते हैं रेसेसिव एपिथेसिस की, तो यहाँ पर रेशियो 9:3:4 हो जाता है। इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है? माउस कोट कलर, जहाँ अल्बिनो जीन्स अगोटी या फिर ब्लैक कलर को कंप्लीटली मास्क कर दे रहा था। फिर आता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। रेसेसिव में 9:3:4 और डोमिनेंट एपिस्टेसिस में 12:3:1 आता है। ये स्क्वैश कलर में दिखता है, जहां डोमिनेंट कैपिटल डब्ल्यू अलील कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई को मार्क्स कर देता है। फिर फोर्थ है डुप्लीकेट रेसेसिव यानी कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ रेशियो 9:7 हो जाता है। स्वीट पी फ्लावर कलर इसका एग्जाम्पल है, जहाँ कलर बनने के लिए दोनों लोग के इस पर कम से कम एक डोमिनेंट अलील होना जरूरी है। अब बात करते हैं डुप्लीकेट डोमिनेंट की, जिसका रेशियो होगा 15:1, जिसका फेमस एग्जांपल है स्टेफर्ड्स के पर्सेस के सीड कैप्सूल शेप। ये अच्छे से याद रख लेना, हमेशा इसके क्वेश्चंस आते ही है। मैंने सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही निकाल के आपको दिए हैं। इस पूरी की पूरी सीरीज को अच्छे से देखिए और सभी को अच्छे से रिवाइज करिए। अब देखते हैं दो बहुत ही इंटरेस्टिंग जेनेटिक फिनोमिना, जो कि है प्लियोट्रॉफी और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जीनोमिक इम्प्रिंटिंग तो हमने
लास्ट 2-3 क्लासेस से देख ही रहे हैं। चलिए बात करते हैं प्लियोट्रॉपिक की। तो जब एक सिंगल जीन मल्टीपल अलग अलग फिनोटाइप ट्रेट्स को कंट्रोल करता है तो उसे प्लियोट्रॉपी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया, जहां एक जीन म्यूटेशन से मेंटल रिटार्डेशन, हेयर कलर और स्किन पिगमेंट तीनों को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की। तो नॉर्मल जेनेटिक्स में अलील अलील किसी से भी आए, काम सेम है, काम सेम ही करता है, पर इम्प्रिंटिंग में अलील का जो एक्सप्रेशन है इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस पेरेंट, मदर या फादर से आया है। ये डीएनए मिथाइलेशन के थ्रू कंट्रोल होता है। इसीलिए अगर एक स्पेसिफिक डिटेक्शन फादर से आए तो प्रेडर विली सिंड्रोम होता है, और वही सेम ना डिलीशन मदर से आए तो एंजलमैन सिंड्रोम होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि मदर के थ्रू कौन सा डिजीज का कॉज हो रहा है और फादर्स के थ्रू कौन सा डिजीज हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम अब इन टर्म्स को क्लियर करेंगे, जो कि है पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी एंड फिनोकॉपी, जिसमें सीएसआर हमेशा ऑप्शन मिक्स करता है। याद रखना, इसको अच्छे से करना कि किसकी क्या डेफिनेशंस है। पहले बात करें कि फिनोकॉपी की बात करें तो ये कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है। जब इन्वायरमेंट कोई ऐसा फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है जो बिल्कुल किसी जेनेटिक म्यूटेशन की मिमिक करे यानी नकल करे, तो उसे फिनोकॉपी कहते हैं। जैसे थैलिडोमाइड ड्रग लेने से जो फोकोमिलिया होता है, वो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर की फिनोकॉपी है। फिर बात करते हैं पेनिट्रेंस। एक स्पेसिफिक जीनोटाइप्स वाले कितने परसेंटेज इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड फिनोटाइप शो कर रहे हो। जैसे BRCA1 म्यूटेशन की इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस होती है। अब थर्ड बात करते हैं एक्सप्रेसिविटी। अगर फिनोटाइप स्मॉल ए फिनोटाइप आ गया तो वो कितनी इंटेंसिटी या डिग्री के साथ एक्सप्रेस हो रहा है, उसे कहते हैं एक्सप्रेसिविटी। इसका एग्जाम्पल है बेगल डॉग्स में अलग अलग कोड पैटर्न्स का आना। अब आते हैं सेक्स लिंक्ड और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट पर। बात करते हैं सबसे पहले सेक्स लिंक ट्रेट्स पर। तो ये जीन्स सेक्स क्रोमोसोम यूजुअली एक्स पर होते हैं। एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट्स मेल्स में ज्यादा दिखते हैं क्योंकि वो हेमीजाइगर्स होते हैं और इनमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखती है, जैसे हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। अब बात करते हैं सेक्स लिमिटेड की। ये ट्रेट्स एनाटॉमिकल या हार्मोनल लिमिट्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ किसी एक सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं, जैसे काऊ में मिल्क प्रोडक्शन या रूस्टर में प्लूमेज। अब बात करते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस की। तो ये ट्रेड दोनों सेक्सेस में दिख सकता है क्योंकि ये ऑटोसोमल होता है, पर इसकी डोमिनेंस सेक्स के हिसाब से पलट जाती है। जैसे मेल पैटर्न्स बॉल्डनेस मेल्स में डोमिनेंट होती है पर फीमेल में रेसेसिव होती है। और ये लीजिए हमारा नेक्स्ट मेजर ट्रैप, CSI नेट एग्जाम ट्रैप सी। एग्जाम में जब भी आपको 9 जेम 3 जेम 3 जेम 1 से एक अलग कोई अजीब रेशो दिखे तो उसको आइडेंटिफाई करने का ट्रिक सुनो। ओके, डिफरेंशिएटिंग रेशियोज के बेसिस पे सबसे पहले रेशियो के पार्ट्स को ऐड करो। अगर उसका सम 16 आता है, जैसे 9 जेम 7 या 9 जेम 3 जेम 4, ये सभी में जो सम है वो 16 आता है, तो बिना सोचे समझे समझ जाना कि ये एपिस्टेसिस है, जहां दो जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर उनका सम 16 नहीं आता या फिर आपको पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेशन टाइप से बहुत ज्यादा नंबर दिख रहे हैं तो वो लिंकेज का केस है। अब बात करते हैं इम्प्रिंटिंग ट्रैप्स के बारे में। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि हेट्रोजाइगस रेसिप्रोकल क्रॉसेस करने पर अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो समझ जाना कि वो जीन इम्प्रिंटेड है, क्योंकि इम्प्रिंटिंग मेंडेलियन रूल्स को वायलेट्स करती है।
अब मूव करते हैं सेक्शन डी पर, जो कि है जिम मैपिंग मेथड्स। यहां से आपके सारे मैपिंग्स के न्यूमेरिकल्स अब होंगे सॉल्व। न्यूमेरिकल्स जेनेटिक्स में बहुत सारे पूछते हो, और आई पर्सनली बिलीव कि यहाँ से तो न्यूमेरिकल्स के मार्क्स जाने बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल्स होते हैं यहाँ के न्यूमेरिकल्स, फ्री के 4 मार्क्स है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मॉर्गन डिस्कवरी पर। तो मॉर्गन ने बताया था कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पर होते हैं वो एक साथ इनहेरिट होने की टेंडेंसी रखते हैं। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन क्या है। तो इस लिंकेज को तोड़ने का एक ही रास्ता है, प्रोफेज 1 में होने वाला क्रॉसिंग ओवर, यानी कि रिकॉम्बिनेशन। मैप डिस्टेंस, दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस को हम मैप डिस्टेंस कहते हैं, और उसे मेजर किया जाता है मैप यूनिट से, या उसे सेंटीमॉर्गन से भी डिनोट किया जाता है, दोनों ही मेथड है। याद रखना कि 1 मैप यूनिट और 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल्स टू 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ओके, और एक फॉर्मूला है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का, आर एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेट्स डिवाइड बाय टोटल प्रोजेनी इनटू 100। एआई में जाओ और डायरेक्टली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चंस पूछ लो उससे कि मुझे 2-3 क्वेश्चंस बना के दो, और फिर वहां से सॉल्व करो। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी कि किस तरह से तुम्हें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल। अब बात करते हैं कि 3 पॉइंट क्रॉस रूल्स क्या है। काफी स्टूडेंट्स ये 3 पॉइंट क्रॉस रूल देखते ही क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं, बट पहले इसका एक बार स्टेप्स देख लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं पेरेंटल स्ट्रेंथ्स को। जो दो क्लासेस सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर में दिखती है वो है पेरेंटल्स। इसमें ना बहुत सारे मतलब नंबर्स दिए जाते हैं, क्रॉस दिए जाते हैं, जैसे कि हमको दे दिया कि ए बी बी का इतना है 245, या ए बी बी का 320। ऐसे अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, और यहाँ पे 4932, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो सबसे ज्यादा है वो हो गए पेरेंट्स। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि डबल क्रॉस ओवर, जो दो क्लासेस सबसे कम होगी, जिनका ये जो नंबर है वो बहुत लोवेस्ट होगा, वो हो जाएंगे डबल क्रॉस ओवर्स। ठीक है, फिर फाइंड करना है मिडल जीन, कि पेरेंटल्स और एक्चुअली ये डबल क्रॉस ओवर्स के क्रॉस ओवर हो गए। यहाँ पे ट्रिपल होता है, जैसे कि इस तरह से ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट क्रॉस ओवर, और अगर जब डबल क्रॉस ओवर होता है तब ये आएगा। ओके, अब बात करते हैं फाइंड द मिडल जीन्स में। तो पेरेंटल्स और डबल क्रॉस ओवर्स के जीनोटाइप को कंपेयर करो, और जो जीन फ्लिप हो रहा है वही मिडल में बैठता है। इस मेथड से आप बिना बड़े पुनेट स्क्वायर बनाए डायरेक्टली जीन ऑर्डर फाइंड कर सकते हो, और जीन ऑर्डर के क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे जाते हैं, और ये 4 मार्क्स में आते हैं डायरेक्ट। अब बात करते हैं टेट्राड एनालिसिस के बारे में। टेट्राड एनालिसिस मैपिंग के लिए बहुत ही पावरफुल रोल माना जाता है मैपिंग्स के लिए। बात करें अनऑर्डर्ड टेट्राड्स की, तो यहाँ पर पेरेंटल डाइटाइप और नॉन पेरेंटल डाइटाइप और टेट्राड टेट्राड पाइप देखते हैं। तो रूल याद रखना, अगर पीडी इज ग्रेटर देन एनपीडी है तो जीन लिंक्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर टेट्राड्स में। तो इनका एक्रोस्पोर्स का ऑर्डर फिक्स होता है, इसीलिए हम सेंट्रोमियर्स में मैपिंग कर सकते हैं।
बात करें FDS की तो 4:4 रेशियो मिलता है, मतलब कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है। पर अगर SDS है तो 2:2:2:2:2 या 2:4:2 पैटर्न मिलता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हुई है। अब बात करते हैं सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन एक स्मार्ट टेक्निक है जीन्स को ह्यूमन क्रोमोसोम पर मैप करने के लिए। हम ह्यूमंस और माउस सेल्स को फ्यूज करते हैं PEG या वायरस यूज करके, फिर हाइब्रिड सेल्स को HAT मीडियम में ग्रो करते हैं ताकि सिलेक्शन हो सके। जैसे जैसे सेल डिवाइड करती है वो रेंडमली ह्यूमन क्रोमोसोम्स लूज कर जाती है। ठीक है। फिर आप बात करते हैं सिंटेंसी टेस्टिंग की। हम देखते हैं कि कौन सा ह्यूमन जीन प्रोडक्ट हाइब्रिड सेल्स में प्रेजेंट है, और फिर चेक करते हैं कि हम उसमें कौन सा ह्यूमन क्रोमोसोम बचा हुआ है। अगर प्रोडक्ट है तो जीन उसी क्रोमोसोम पर है होगी। ओके। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स की। मॉलिक्यूलर मार्कर्स मैपिंग का बैकबोन है। ये टेबल ध्यान से रखना, इसे अच्छे से याद रखना। जैसे हम बात करें RFLP की, यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स पर वेरिएशन चेक करता है ये, और ये को डोमिनेंट मार्कर है। सेकंड है AFL, यानी एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। PCR बेस्ड है और बहुत सारे फ्रेगमेंट्स एक साथ डिटेक्ट कर सकता है, तो ये डोमिनेंट मार्कर है। RFLP को डोमिनेंट मार्कर था, AFLP डोमिनेंट मार्कर है। फिर बात करते हैं SSR की, यानी माइक्रो सैटेलाइट्स। इनमें सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स होते हैं। ये बहुत ही पॉलीमॉर्फिक और कोडोमिनेंट दोनों ही होते हैं, इसलिए मैपिंग में बेस्ट है। फिर बात करते हैं SNPs की, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये जीनोम्स में सबसे अबंडेंस में मिलते हैं, और ये हाई थ्रू आउटपुट मैपिंग के लिए बेस्ट है। ये यूनिट का मैथ ट्रैप है। CSI नेट एग्जाम ट्रैप ट्रैप D की बात करें तो क्वेश्चंस इंटरफियरेंस एंड कोइंसिडेंस से काफ़ी आते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड ही होता है, कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसके अंदर। जैसे हम बात करते हैं इंटरफियरेंस की, तो ये बताता है कि एक क्रॉस ओवर अपने आसपास दूसरे क्रॉस ओवर को होने से कितना रोकता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड DCO फाइंड करने के लिए। Expected DCO frequency is equals to recombination frequency of region 1 into recombination frequency of region 2 into total progeny। इससे हमें फाइंड करते हैं किसे, एक्सपेक्टेड DCO को फाइंड करते हैं। ये फाइंड कर लिया तो ठीक है। फिर है हमारे पास को इंसिडेंस, को कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस, यानी ये C। उसका फॉर्मूला है ऑब्जर्व DCO डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड DCO। इसमें जो ऑब्जर्व DCO है वो दिया भी होता है, और कभी कभी हमें कैलकुलेट भी करना पड़ता है, और इससे हमें कोइंसिडेंस पता चलता है। एक बार कोइंसिडेंस पता चल गया तो हमारे पास जो इंटरफियरेंस का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, I=1 - C, और इससे हमें इंटरफियरेंस पता चलता है। एग्जाम में ट्रैप ये होता है कि आप कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। हमेशा पहले एक्सपेक्टेड DCO यानी डबल क्रॉसओवर निकालो, फिर कोइंसिडेंस यानी C निकालो, और फिर लास्ट में आपको निकालना है इंटरफियरेंस। अगर C=1 है तो I=0 यानी नो इंटरफियरेंस, और अगर C=0 है तो I=1 यानी कंप्लीट इंटरफियरेंस होता है। ओके। तो गाइस इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 8 रिवीजन का पार्ट 1। हमने बेसिक मेंडेलियन जेनेटिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को फास्ट ट्रैक में कवर कर लिया है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सुपर क्रिटिकल है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए
तो वीडियो को वापस देखो, क्योंकि ये टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं। मेक श्योर इस चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखी हो, ताकि जैसे ही अगला पार्ट ड्रॉप हो आप सबको पहले से उसे पता चल जाए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।